बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और इसके 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में पहले बता दूं, क्वेश्चन लेंथी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेंथी क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर आप इस पर थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लंबा है। एहतियात से, गौर से, तवज्जो चाहिए होगी, पेशेंस चाहिए होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेक्चर और चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ और कम से कम अपने क्लास फेलोज के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 2 यूनिफॉर्म बीम्स ए बी और बी सी और ऑफ इक्वल लेंथ, यानी क्या है, 2 यूनिफॉर्म बीम्स का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कोई ना कोई वेट भी है, दोनों की लेंथ इक्वल है एंड दे आर फ्रीली जॉइंटेड एट पॉइंट बी, और ये दोनों आपस में पॉइंट बी के ऊपर इनको बांध दिया गया है आज़ादाना तौर पर, एंड रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इन ए वर्टिकल प्लेन विद द एंड्स ए एंड सी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इनके जो एंड्स हैं, ए बी का ए और बी सी का सी, ए और सी दोनों एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि साथ साथ इसकी फिगर भी ड्रॉ करते जाते हैं और स्टेटमेंट को भी पढ़ते जाते हैं, इससे हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं इसकी 2 बीम्स, 2 इक्वल बीम्स। ये फ़र्ज़ कर लें 2 इक्वल बीम्स है हमारे पास। इसका नाम हम लिख लेते हैं ए और इसका नाम हम रख लेते हैं सी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बी के ऊपर आपस में जॉइंट कर रहे हैं, राइट। और ये जो है, इनका जो सिरा है ए और सिरा है सी, ये एंड जो है वो एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रफ के तौर पे ये जो लाइन लगा के छोटी छोटी इसे डिनोट कर देते हैं कि ये प्लेन जो क्या है ये रफ है। और क्या था इसमें, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद है, इफ़ द वेट ऑफ ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी सी, यानी ए बी का वेट जो है वो बी सी के वेट से डबल है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि वेट ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करें कि ये जो पॉइंट्स हैं, सॉरी नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा, ये ठीक है। ये हमारे पास जो पॉइंट्स है ये हमारे पास आ गए, इनको हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये वेट आ गया पहला, ये कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये हमने वेट ड्रॉ कर लिए। इस ए बी का वेट जो है ये इनका सेंटर पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट को हम क्या देते हैं, इसका नाम हमने रख लिया G1 और इसका नाम हमने रख लिया G2। और इसका वेट हो जाएगा, अगर इसका वेट W है तो इसका वेट हो जाएगा, डबल है तो ये 2W होगा, ठीक है जी। अब आगे आगे क्या क्या कहा गया है, शो दैट, यानी इफ द वेट ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी सी, शो दैट देयर कैन नॉट बी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोथ एट ए एंड सी। तो ए और सी दोनों के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी
दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, C के ऊपर उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो एक तो ये हमने साबित करना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बोथ एट A एंड C कैन नॉट बी, देयर कैन नॉट बी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोथ एट A एंड C, ये प्रूव करना है। और आगे ये बताना है कि दैट इफ देयर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ईदर ऑफ दीज पॉइंट्स, दोनों में से एक पर तो होगी, दोनों पे एट अ टाइम नहीं होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे होगी। तो अगर वो होनी है किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, इट इज़ एट सी, तो वो सी पॉइंट के ऊपर होगा। तो हमने दूसरी चीज़ ये साबित करनी है कि पॉइंट सी के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन है। आखिर में फाइंड करना है, फाइंड आल्सो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द ग्रेटेस्ट एंगल दैट द रॉड्स कैन मेक विद ईच अदर इज अ राइट एंगल। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो रॉड है ए बी या बीम, ये इस तरफ स्लिप करेगा। अगर ये स्लिप होता है तो इस तरफ जाएगा, तो इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू आर, वो राइट साइड पे जाएगी। ये वाला बीम इस साइड पे स्लिप करके गिरेगा, तो इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। इसको हम डिनोट करेंगे म्यू एस से। और वो म्यू एस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, दोनों एंड्स के ऊपर। ठीक है जी। अब इसको कहेंगे हम R और इसको हम कह देते हैं S। इसी वजह से इसका नाम म्यू एस और ये म्यू आर होगा। अब यहाँ तक हमने बता दिया। आगे है कि शो दैट इफ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी इन दोनों में म्यू आर और म्यू एस में म्यू हमने फाइंड आउट करना है। इफ द ग्रेटेस्ट एंगल दैट द रॉड्स, ये दोनों रॉड्स कैन मेक विद ईच अदर इज अ राइट एंगल, तो ये जो एंगल है इन दोनों के दरमियान में, दिस इज 90 डिग्री। ये ग्रेटेस्ट एंगल इन दोनों के दरमियान यही बन रहा है। तो ये हमने बताया, ये हमें दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो आइए अब क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हम मिटा देते हैं, ये वाली चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं, और क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हमने ड्रॉ कर दिया है इसको हम लिख भी लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो पॉज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है कि लेट ए बी एंड बी सी, यानी दोनों बीम्स जो इक्वल हैं उनकी लेंथ हमने फ़र्ज़ कर ली, दैट इज़ इक्वल टू 2a। फिर हमने कहा कि लेट 2w एंड w बी द वेट्स ऑफ द बीम्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, राइट। r और s be the normal reactions at point A and C. Mu R and mu S be the forces of frictions on the beams A, B and B, C respectively. और उसके बाद हमने कहा suppose the system is in limiting equilibrium, then by resolving the system horizontally and vertically we get the following. तो अब हम इन forces को resolve करते हैं। तो पहले हम करते हैं horizontally। तो हॉरिजॉन्टली अब देखिए कितनी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक राइट की तरफ जा रही है, एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ये हम इनको आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एस। इसको आप कह दें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ से आप गौर करें तो दोनों तरफ म्यू कॉमन है, दोनों तरफ म्यू से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एस के बराबर है। इसको हमने कह दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप देखें वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को तो हमने रिजॉल्व कर दिया। वर्टिकल फोर्सेस जो अपवर्ड हैं उनमें एक आर है और एक एस है, और डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो एक 2w है और एक w है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r प्लस एस जो है, नाउ
वर्टिकली आर प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2w प्लस w 3w हो जाएगा। अब यहां से अगर हम s की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है जी, s जो है वो r के बराबर है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ s इन 3, तो क्या हो जाएगा, r प्लस s की जगह आ जाएगा एक और r यहाँ से, क्योंकि s जो है वो r के बराबर है, इज इक्वल टू 3w। दिस इम्प्लाइज 2r इज इक्वल टू 3w, और यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 3w बाई 2, और इसको आप कह दें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमने r की वैल्यू निकाल दी। अब हमने ये प्रूव करना है सबसे पहले कि दोनों एंड्स के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि नाउ कंसिडर द लिमिटिंग फ्रिक्शन at point A, we resolve all the forces acting on the rod या on the beam AB, ठीक है जी। और ये क्या है, will resolve all the forces acting on the beam AB vertically, और इनको हम vertically रिजॉल्व करते हैं। क्यों, वो भी आपको पता चल जाएगा। वर्टिकली ही क्यों कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं कर रहे, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ए बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे एक्ट कर रही है ये एक आर फोर्स, एक है ये म्यू आर, वो भी इस ए के ऊपर कर रही है, और एक है ये 2w ये फोर्स। ये तीन फोर्सेस हैं जो इस ए बी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो इनको हम रिजॉल्व करते हैं वर्टिकली। जब वर्टिकली रिजॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, आर साइन ऑफ 90 डिग्री, फिर है प्लस म्यू आर साइन ऑफ 0 डिग्री, प्लस फिर ये 2w आ गया, 2w साइन ऑफ, अब इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल होता है ये वाला, राइट। तो ये बनता है 270 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ 270 डिग्री। और चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ गया, वैल्यूज पुट करें, साइन 90 1 के बराबर, प्लस म्यू आर साइन 0 0 के बराबर, प्लस 2w साइन 270 डिग्री माइनस 1 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस 2w इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 2w। और अब आप देखें यहाँ पे हमने ये जो r निकाला था, ये वाला r निकाला था, और r जो है वो एक वर्टिकल फोर्स है। इसी वजह से हमने इस तीन फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने r फाइंड आउट किया हुआ था। हमने ये साबित कर दिया कि ये r इज इक्वल टू 2w है, और यहाँ पे r 3w/2 था, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, विच इंडिकेट्स विच इज ए कंट्राडिक्शन। यहाँ पे पहले लिखें विच इज अ कंट्राडिक्शन किसके, इक्वेशन नंबर 4 के, टू इक्वेशन नंबर 4, राइट। हेंस
इट इंडिकेट्स, अब इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इट इंडिकेट्स दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन does not exist at both ends। तो ये एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि आर की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इस वजह से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन बोथ एंड्स, एक चीज़ तो साबित हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने मालूम करना है वैल्यू किसकी, हमने मालूम करनी है वैल्यू म्यू की, ठीक है जी। तो म्यू की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं ये जो फिगर है हमारी उसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब इस म्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम करेंगे क्या, अब आप देखें एक म्यू इस तरफ है जो कि एक्ट कर रहा है इस बीम ए बी के ऊपर, और एक म्यू जो है वो एक्ट कर रहा है इस बी सी के ऊपर। इधर जो है वो इस म्यू के साथ एस की इन्वॉल्वमेंट है और इस तरफ जो है वो आर की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें पहले ये करना होगा कि किस एक पहले इस रॉड के ऊपर हमें आर और एस निकालना पड़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ से हमें आर और एस ने फाइंड आउट करके फिर जाके हम इनमें से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए सबसे पहले इस रॉड को कंसिडर करते हैं BC को, और यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तीन फोर्सेस हैं, S ये फोर्स, फिर एक म्यू एस और फिर एक ये W, ये तीन फोर्सेस हैं। इनके रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B इनकी मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये एक सेंटेंस भी लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि नाउ टेकिंग मोमेंट of all the forces acting on BC about the point B। ठीक है जी, इस पॉइंट के रेफरेंस से अब हमने इन तीनों की मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि पहली फोर्स हम देखते हैं, ये है W। मोमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट B से, इस तरह फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, और इस परपेंडिकुलर को हम एहतियातन डॉटेड लाइन से भी शो कर देते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं D, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं F, इसका नाम रख लेते हैं E, और इसका नाम रख लेते हैं F। ठीक है जी। तो अब आप देखें W ये फोर्स है यहाँ से, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप B को उठा के सीधा इधर ले आए तो ये इनके दरमियान डिस्टेंस बनेगा DF। तो हम लिखेंगे W इंटू DF। अब इसके साथ प्लस माइनस है वो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद है म्यू एस, ये फोर्स यूं जा रही है, तो इस जगह से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है BD। तो हम लिखेंगे म्यू एस इंटू BD। इसके बाद तीसरी फोर्स है S। अब इस B को फिर वहाँ से नीचे अगर ले आएंगे तो ये डिस्टेंस यही रहेगा, ठीक है जी, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD, ये बनेगा CD।
तो S इंटू सी डी हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इनके साथ हम लगाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस। अब सबसे पहले W देखें। फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट B, यहाँ के अबाउट हम मालूम कर रहे हैं मोमेंट। तो जब मोमेंट फाइंड आउट करें, ये अब देखें W फोर्स है, इस फोर्स को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके गया और पैरेलल में मैंने इधर शिफ्ट किया और अब यहाँ से मैंने ये फोर्स इधर अप्लाई की। जैसे ये फोर्स इस जगह पॉइंट टच करेगी इस कॉइन को, तो ये कॉइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन दे दी। म्यू एस आया, ये फोर्स इस तरफ जा रही है, इसको हमने स्ट्रेट पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल अंदाज में ऊपर लेके गए और यहाँ से फिर इस कॉइन के ऊपर इसको अप्लाई किया। जैसे ये यहाँ पे टच करेगा तो ये कॉइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। तो हमने यहाँ पर भी नेगेटिव कर दिया। अब आ जाता है एस फोर्स ऊपर चल रही है, इसको हम यहाँ पे पैरेलल में इधर लाए, यहाँ से सीधा ऊपर लेके गए और अब हमने ये वाली फोर्स यूं इस पर टच की। जैसे ही यहाँ पे टच होगी तो ये जो हमारे पास कॉइन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस सूरत में इसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 5 में डी एफ, बी डी और सी डी फाइंड आउट करना है और फिर हमारे पास मज़ीद रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अब इसके लिए डी एफ हमने चेक करना है। डी एफ तो हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल है हमारे पास बी डी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कहते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी, जहाँ से हमारे पास ये आप देखें ये एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम हम रख लेते हैं थीटा, इसका नाम भी हम रख लेते हैं थीटा। ठीक है जी। अब ये दोनों थीटा क्या है, एक्चुअल में ये एंगल कितना था 90 डिग्री गिवन है हमारे पास। दूसरे लफ्ज़ों में थीटा प्लस थीटा ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन हमने इसको डिनोट कर दिया है थीटा से। तो अब आप देखें बी डी सी में ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड हमारे बन जाएगी बेस, ये वाली साइड 90 के सामने वाली बन जाएगी हाइपोटेन्यूस और ये बन जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सी डी ओवर बी सी। सी डी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये हमारे पास साइन का रिलेशन बनाता है और एंगल का नाम है थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू बी सी साइन ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज सी डी हमारे पास आ जाएगा, बी सी अब किसके बराबर है, बी से लेके सी तक, ये हमने बहुत शुरू में बता दिया था कि दोनों बीम्स की लेंथ जो है वो 2a के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ गया सी डी। अब जो डी एफ है, देखिए सी से लेके डी तक ये तो हमने मालूम कर लिया, लेकिन ये जो डी एफ है ये इस सी डी का आधा है, तो हम लिख सकते हैं फिर दिस इंप्लाइज डी एफ इज इक्वल टू इसका आधा ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बिकॉज डी एफ जो है वो आधा है सी डी का। ठीक है जी। अब आखिर में आ जाता है हमारे पास, हमने सी डी भी निकाल लिया, डी एफ भी निकाल लिया, बी डी रह गया आल्सो। अब आप बी डी इसी ट्रायंगल को देख रहे हैं, बी डी ओवर बी सी, बी डी ओवर बी सी, दिस इज इक्वल टू, अब ये बी डी क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये बन जाएगा कॉस
एंगल का नाम है थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू बी सी कॉस ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू, अब बी सी किसके बराबर है, बी से लेके सी तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं 2a के बराबर है, और साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो गोया हमने क्या किया कि हमने यहाँ से सी डी भी निकाल लिया, डी एफ भी निकाल लिया, बी डी भी निकाल लिया। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डब्ल्यू, डी एफ की जगह हम पुट कर देते हैं ए साइन थीटा, माइनस म्यू एस, इसके बाद बी डी, और बी डी की जगह आ जाएगा 2a कॉस थीटा, और आखिर में प्लस एस और इंटू सी डी, और सी डी की जगह आ जाएगा हमारे पास 2a साइन थीटा, और आखिर में इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमने। यहाँ से आप देखें तो हमारे पास ए, तो ये a हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी आ जाएगा हमारे पास माइनस डब्ल्यू साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस होगा ये, माइनस 2a बाहर चलेगा तो ये हो गया 2 म्यू एस कॉस थीटा, और प्लस 2s साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस 2 म्यू एस कॉस थीटा प्लस 2s साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें आप गौर से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में s कॉमन है और s ही हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको उठा के हम इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाते हैं और इन दोनों में से हम s को जो है वो, बल्कि 2s को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2s, चलिए मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, इसको मैंने पहले लिखा 2s साइन थीटा माइनस 2 म्यू एस कॉस थीटा, और ये इस तरफ आ गए w साइन थीटा। यहाँ से आप 2s कॉमन लेते हैं, बाकी आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू, 2 बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू w साइन थीटा आ गया। दिस इंप्लाइज s हमारे पास आ जाएगा w साइन थीटा ओवर 2 और इनटू ये वाला फैक्टर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई, और इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमने s निकाल लिया। अब हम r निकालना चाहते हैं। r के लिए देखें, सबसे हमारे पास बेस्ट इक्वेशन बनती है इक्वेशन नंबर 3, r प्लस एस इज इक्वल टू 3w। तो हम यहां पे निकालते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, r प्लस एस इज इक्वल टू 3w। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहां पे वैल्यू पुट कर दें, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 3w माइनस एस। पहले ये कर लें और फिर वैल्यू पुट करें। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप में से कोई क्वेश्चन क्या किसी के ज़हन में आ सकता है कि देखें यहाँ पे हमने r इसमें वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं,
आर प्लस एस को 3w। यहाँ पे हम देखें आर इज इक्वल टू एस है, तो अगर एस की जो वैल्यू आई है वही आर की वैल्यू आनी चाहिए। तो सिंपल इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्यों नहीं पुट किया? तो याद रखें वजह क्या है। देखिए हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो दोनों एंड्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। और उसकी वजह क्या है कि जो आर की वैल्यूज़ में फ़र्क है वो वर्टिकली जब हमने रिजॉल्व किया तो आर की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं लेकिन वर्टिकली बराबर नहीं आ रहे। तो इस वजह से हमने क्या किया कि इसमें इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आप हमारे पास आ जाएगा 3w माइनस एस की जगह आ जाएगा w साइन थीटा। इसको ज़रा मैं दोबारा लिख लेता हूँ। w साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है 2, ये हमारे पास आ गया एलसीएम 2 इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हमारे पास है एलसीएम। तो 3w इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3w को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से, और माइनस ये वैसे ही रहा w साइन थीटा, हमने इसका एलसीएम ले लिया। सो दिस इंप्लाइज आर हमारे पास क्या आ गया, ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया। 6w को अब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 6w साइन थीटा माइनस फिर 6w और आगे है म्यू कॉस थीटा और आगे है फिर माइनस w साइन थीटा और डिवाइड कर दिया हमने इसी से 2 इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, ये 6w साइन थीटा है और ये माइनस w साइन थीटा है, तो एक माइनस हो जाएगा, बाकी रह गया 5w साइन थीटा माइनस 6। अब मैं ये म्यू पहले लिख रहा हूँ, w बाद में लिखा और आगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, और ये हमने r की वैल्यू स्टूडेंट्स निकाल ली और इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। अब हमने ये क्या किया, हमने इस जो फोर्सेस थी BC के ऊपर उनको विद रिस्पेक्ट टू B हमने इनकी मोमेंट फाइंड आउट की। अब हम सेम प्रोसेस इस दूसरे बीम AB के लिए करेंगे। सारी फोर्सेस जो इस AB के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट B उनकी भी मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यही जो हमारे पास फिगर है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये हमने फिगर कॉपी कर ली और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस, सॉरी इट्स नॉट रिजॉल्विंग बट ये हम यहाँ पे करने जा रहे हैं टेकिंग मोमेंट। ठीक है जी, ये इसके बगैर काम नहीं होगा क्योंकि रिजॉल्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ टेकिंग मोमेंट, ये हमने यहाँ पे पॉइंट पूरा लिख दिया। नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन AB अबाउट दिस पॉइंट B, यानी यहाँ पे इस R म्यू R और ये 2W इन तीन की मोमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं R को, R इंटू, अब इसकी
अगर ये पॉइंट बी हम नीचे ले आए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ए डी। ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये बन जाएगा ए डी। दूसरी फोर्स है म्यू आर, इसको हम यहाँ तक ले जाएं तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो ये बन रहा है। ठीक है जी, ये बी डी, तो हम लिख लेंगे म्यू आर इंटू बी डी। इसके बाद तीसरी फोर्स है 2W, तो 2W इस B को उठा के नीचे ले आए तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बन रहा है। ठीक है जी, ये 90 डिग्री और ये आपस में, तो ये बन जाएगा ED 2W इंटू ED एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसके उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे कॉइन रखा उस तरीके से आप इनकी मोमेंट फाइंड आउट कर लें। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इस नतीजे पहुँचेंगे कि ये माइनस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, ये वाला स्टेप आपने खुद कर लेना है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस आर इंटू ए डी प्लस म्यू एस इंटू बी डी प्लस 2W इंटू ई डी एंड दिस इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस म्यू आर की जगह हमने म्यू एस कर दिया। ये हमने क्यों किया, अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एस। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, ये बराबर हैं तो इसीलिए ये सिस्टम सारा इक्विलिब्रियम में भी है। तो इस वजह से हमने क्या किया, म्यू आर की जगह म्यू एस पुट कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1, ये आपने लिख दिया, या यहाँ पे लिख दें बाय इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी ए डी, बी डी और ई डी, इन तीन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए डी बी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी। अब आप देखें ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास पहला रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू, अब ए डी क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये साइन का रिलेशन होता है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। So this implies AD is equal to AB sin theta. This implies AD is equal to AB की जगह क्या आ जाएगा, AB हमारे पास 2A के बराबर है। अच्छा, आपको ये कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहली लाइन में हमने ये लिखा था AB और BC की लेंथ 2A के बराबर है। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि दोनों बराबर लेंथ के रॉड्स हैं या बीम्स हैं, तो ये हो जाएगा 2A साइन ऑफ थीटा। तो ये A से लेके D तक ये हमने मालूम कर लिया। अब ये E जो है वो इस A और D का इस F की तरह ये भी इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से फिर आ जाएगा हमारे पास जितनी लेंथ इस है तो E से लेके D तक वो इस AD का हाफ होगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा ED इज इक्वल टू, अगर AD 2A साइन थीटा है तो ED A साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज ED जो है वो आधा है AD का। ठीक, अब आखिरी चीज हमने मालूम करनी है आल्सो, ये AD और AB था, अब हम करेंगे BD ओवर AB।
बी डी ओवर ए बी, दूसरे लफ्ज़ों में बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा कॉस, और एंगल का नाम है थीटा, तो कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से फिर आ जाएगा हमारे पास दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास 2a के बराबर है, तो ये होगा 2a कॉस ऑफ थीटा। तो अब हमने बी डी भी निकाल लिया, ई डी भी निकाल लिया, ए डी भी निकाल लिया। इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे। तो हम क्या बनेगा, देयरफॉर नाउ इक्वेशन नंबर 8 ये क्या बन जाएगी, माइनस आर इंटू ए डी, माइनस आर, और ए डी की जगह आ जाएगा हमारे पास 2a साइन थीटा। इसके बाद है प्लस म्यू एस, और उसके साथ है बी डी, तो बी डी हमने निकाला 2a कॉस थीटा, और आखिर में है प्लस 2w, ये लिखा हुआ है, और इंटू ई डी, और ई डी है a साइन थीटा। और सिस्टम इक्विलिब्रियम होने की वजह से इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखें, ये हमारे पास है 2a 2a, और ये 2 और ये a, तो 2a हम कॉमन ले लेते हैं, 2a बाहर आ गया, बाकी रह गया हमारे पास माइनस आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा प्लस w साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन है और कोई ज़्यादा मसला नहीं है। 2a से दोनों तरफ जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा प्लस w साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इस आर साइन थीटा को उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा w साइन थीटा, हमने पहले लिख लिया w साइन थीटा, फिर लिखा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम इसमें s और r की वैल्यू जो हमने निकाली हुई हैं उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज w साइन थीटा प्लस ये म्यू और कॉस थीटा, ये हमने इधर इकट्ठा किया और फिर लिखा हमने s की वैल्यू। अब s की वैल्यू क्या है, आप इक्वेशन नंबर 6 देखें, ये s की वैल्यू है w साइन थीटा ओवर 2 इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो ये हम वहाँ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास w साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब हम पहले पुट करेंगे r की वैल्यू, और r की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 7 में, वो ये वाली है 5w साइन थीटा माइनस 6 म्यू w कॉस थीटा ओवर दिस। तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, पहले हम पुट करते हैं 5w साइन थीटा माइनस 6 म्यू w कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड सेम ही है, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर आखिर में क्या आ जाएगा, ये वाला साइन थीटा। अब आप देखें यहाँ पे एलसीएम है ये वाला,
तो हम दिस इम्प्लाइज एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको इस पूरे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2w साइन थीटा पहले आ जाएगा, 2w साइन थीटा, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और आखिर में ये लिख दिया साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप मेरे साथ हैं। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं। प्लस अब ये सारा एलिमेंट सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम की ज़रूरत नहीं, ये सिंपल इसी तरह रहेगा डिनोमिनेटर में, 2 इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, इस साइन थीटा को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसी साइन थीटा को इस दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 5w साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 म्यू w कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास अगर हम देखें गौर से तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में 2 इस डिनोमिनेटर से इधर भी मल्टीप्लाई किया उधर भी किया, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें इस साइन थीटा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2w साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको इस दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 म्यू w फिर कॉस थीटा और फिर साइन थीटा, और फिर आ जाएगा प्लस, ये उसी तरह रहा म्यू w कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, ये वाला फैक्टर भी सेम रहा, 5w साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 म्यू w कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको उठा के इस फैक्टर को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाते हैं और इस फैक्टर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ये इधर आया तो हमारे पास बन गया 6 म्यू w कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये वाला 2 म्यू w कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये वाला प्लस म्यू w कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इधर ऐसे ही रहा 5w साइन स्क्वायर थीटा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2w साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये 6 है, ये 1 है, 7 हो जाएगा, और 7 में से ये 2 माइनस कर दें तो इधर आ जाएगा 5, बाकी ये वाला एलिमेंट सबका कॉमन है, म्यू w कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 5 में से 2 गए 3, तो ये होगा 3w साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से साइन थीटा और w ये कॉमन है, तो ये हम निकाल लेते हैं w साइन थीटा, बाकी क्या बच गया ब्रैकेट में 5 म्यू कॉस थीटा, और इधर से हमने निकाला w साइन थीटा को कॉमन, तो बाकी क्या रह गया 3 साइन थीटा, ऐसे ही। अब w साइन थीटा से w साइन थीटा ये हो गया ख़त्म। हमने निकालना है, हम जानते हैं म्यू निकालना है हमने, ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा फिर हमारे पास, इसको हम यूँ लिख सकते हैं म्यू इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा।
तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया 3 sin थीटा over 5 cos थीटा। सो दिस इम्प्लाइज म्यू आ गया हमारे पास 3/5। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर। अब tan थीटा किसके बराबर है? थीटा हमने किसके बराबर लिया था? देखें ऊपर जाएं थोड़ा सा, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों मिला के जो है वो ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ पे फिर पढ़ लें आखिरी लाइन, इफ द ग्रेटेस्ट एंगल दैट द रॉड्स कैन मेक विद ईच अदर इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये एंगल थीटा और ये थीटा, ये दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है 2 थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से अगर हमने थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये नज़र भी आ रहा है हमें, ये 45 के 2 बनेंगे तब जाके ये 90 का बनेगा। तो यहाँ से थीटा हमने 45 निकाल दिया, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 3/5 इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख दें बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 3/5 और टेंजेंट 45 हमारे पास हम जानते हैं 1 के बराबर होता है। सो देयरफॉर म्यू जो हमने निकालना था दैट इज इक्वल टू 3/5। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी ज़रूर था बट इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको पूरी तरह क्लियर करके आप तक पहुंचा सकूं। मैं इस एफर्ट में कितना कामयाब रहा, आपका फ़र्ज़ बनता है लाजमी कमेंट कीजिएगा, पसंद आया लेक्चर तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने